नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज ईटीवी भारत के स्टूडियो में हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में आपका। सबसे पहले हम लोग सर उत्तराखंड की उस तैयारी से शुरू कर लेते हैं जो बंटवारे के बाद से अब तेलंगाना में नए विकास को जोड़ने की बात हो रही है। कैसे देखे आप 2 दिनों तक यहाँ आप लोगों ने एक बड़ा मंथन किया है, किस तरह से चीज़ें दिख रही हैं? विकास में बहुत कुछ जोड़ा है यहाँ के नेताओं ने कि हमने जो राज्य हमें नए मिले उन्हें हमने विकास की ऊंचाई दे दी है। आपने उत्तराखंड की बात की है जी, और वो भी नवोदित राज्य है जी, और फिर तेलंगाना जी, लगभग वही परिस्थितियाँ यहाँ भी थी। जो राज्य की लोगों की परेशानियाँ उत्तराखंड हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जो 3 राज्य उस समय बने अटल जी के समय में, और फिर वो तेलंगाना का विषय हो, तो उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो क्योंकि संयुक्त उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था तो मैं वहाँ भी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ और पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ। तो तब 2000 से पहले का उत्तराखंड और आज का उत्तराखंड यदि हम देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। और इसीलिए छोटे, बल्कि मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ क्योंकि उस राज्य बनने के बाद मैं उस राज्य का वित्त और नियोजन पहला वित्त मंत्री था। तो हिमालय स्टेट जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जो हिमालय के राज्य हैं उसमें उत्तराखंड ने अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। और वो अपने जिस राज्य की कोख से वो पैदा हुआ उत्तर प्रदेश, उससे भी वो चाहे आर्थिक प्रबंधन में हो, चाहे विकास की अवस्थापनाओं के विषय का हो, वो काफ़ी आगे गया। अब इधर तेलंगाना की जहाँ तक हम बात करते हैं, तेलंगाना का भी आंदोलन जब हुआ तो यहाँ के नौजवानों ने उनकी रोज़गार और यहाँ के विकास को लेकर के ये आंदोलन चला। मैं पीछे के समय में 2-3 दिन से मैं इसके बिहार क्षेत्र में गए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बहुत सारी अलग अलग लोगों को कुछ विधानसभा में, कुछ जिलों में जा करके लोगों से संवाद करने का रखा। और सुबह 8 बजे से रात की 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक हम लोग 2 दिन तक लगातार मोर्चों की बैठक है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, विभिन्न मोर्चों के साथ मीटिंग और आम लोगों के साथ बातचीत करते रहे। तो लोगों में निराशा है। लोग सोचते थे कि जब ये राज्य बना तो बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा, जो बनवासी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो बनवासी लोगों को लगता था कि उनको जो ज़मीनें आवंटित होनी है वो उनको हक मिलेगा। तो मुझे लगा कि न तो उनको हक मिला, न बेरोज़गारों को रोज़गार मिला, और जो नियोजन होना चाहिए था वो नियोजन तो नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि आखिर यदि ये छोटे छोटे राज्य हैं, जब भारत सरकार तमाम योजनाओं को आपको दे रही है तो आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आपसे यही सवाल करते हैं कि आपने कितना रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश में कितना दिया, बिहार में कितना दिया, जो राज्य आप चला रहे हैं उनमें कितना दिया। सवाल तो भी आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो पूछिए तो मैं जवाब दूंगा। उनको समझना चाहिए कि आपका जो राज्य बना है और जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। आपने राज्य सिर्फ आंदोलन इसलिए किया था कि आप बेरोजगारों को रोजगार दें, आप यहाँ की अवस्थापनाओं का विकास करें, यहाँ के पानी, यहाँ की जवानी का समन्वय करें, लोगों को आगे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाएं। तो जो तेलंगाना में आज कहाँ 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार तेलंगाना बना हुआ है, पेट में पलने वाला बच्चा भी यहाँ कर्ज के बोझ के तले पैदा होगा। इसलिए तो तेलंगाना नहीं बना कि आप जो पेट में अभी बच्चा पल रहा है उसको भी अभी गर्भ से बाहर नहीं निकला कि आपने कर्जदार बना दिया। उससे निकालने का प्रयास आप कर रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है। कल आपके तमाम जो बात रखे बड़े नेताओं उन लोगों ने कहा, लेकिन जो नीतियां हैं उन पे उनके सवाल हैं कि ये जो नीति बनाते हैं राज्यों को फेवर में नहीं लेते। चाहे अभी युवाओं का जो सबसे बड़ा विरोध पूरे देश में चल रहा है,
अग्निवीर को लेकर के या फिर आपकी शिक्षा नीति को लेकर के बहुत सारे सवाल आप पर आ जाते हैं कि नीतियों में स्टेट को वो फेवर में नहीं लेते। वो अध्ययन तो करें। यदि उनका कोई मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, अध्ययन तो करें। आप बिना पूछे बिना जाने आप किस नीति के बारे में बोल रहे हैं? सीखने की बात तो उन्होंने कह दिया कल आपको कि आप आए हैं तो हमसे सीख लीजिए, नहीं तो उन्होंने कहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी कि आपने अग्निवीर की बात की, अग्निवीर सुना, उन्होंने पूछा, उसके बारे में जानकारी की। कौन देश दुनिया का ऐसा है जो अपने नौजवान के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा नहीं करना चाहता है? क्या चाहते हैं आप? वो कहते हैं 4 साल बाद क्या करेगा? 4 साल बाद अभी क्या बेरोजगार 4 साल बाद क्या कर रहे हैं इनके? मैं पूछता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री से, अभी क्या कर रहे हैं वो? 4 साल बाद क्या करेगा वो? 4 साल में उसके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा, वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानेगा। नेशन फर्स्ट, हमने हमेशा नेशन को फर्स्ट माना है। कोई भी दुनिया का देश जिसने शीर्ष पर जाना होगा, वो अपने नौजवानों को, अपनी पीढ़ी को देशभक्ति में पहली पंक्ति पर खड़ा करता है। अग्निवीर जब 4 वर्ष में एक तो वो सेना के लायक होगा, वो हर क्षेत्र में जा सकेगा, और उसके अतिरिक्त उसको हर जगह प्राथमिकता मिलेगी। इनको तो समझ में आना चाहिए। अभी तो नौजवान इनको पूछेंगे, बताओ तुम तो रोजगार तो दे नहीं सके, अब केंद्र सरकार हमको 4 वर्ष तक का ये प्रशिक्षण और उसके बाद उनको प्राथमिकता सेना में भी और उनको प्राथमिकता अन्य फोर्सेज में भी, और इतना ही नहीं तो यदि वो अपना रोजगार करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको प्राथमिकता। तो जहां केंद्र सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है उसको किल करना चाहते हैं आप। दे तो कुछ नहीं पाए, उन नौजवानों को वहां भी रोकना चाहते हैं जी। एक और नौजवान इनसे सवाल करेगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होने वाला है। ये केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता। भी आरोप यही है कि नौजवान चौराहे पे खड़ा होकर के हर बीजेपी के नेता से पूछ रहा है, जवाब नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के सर नहीं, ये मैं इसको काउंटर कर रहा हूं। किसने बोला? मेरे सामने आए नौजवान, उसको विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं, सवाल ही नहीं। जब उनसे हम आमने सामने करते हैं तो हाथ मारने, सिर पकड़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका काम केवल और केवल आरोप लगाना है। उनको मालूम होना चाहिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला, सोच सकते हैं क्या? उसका लाभ उठाया इस राज्य ने? ये राज्य तो किसानों को जो प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि है उसका तक लाभ नहीं ले रहा है। सर इसी चीज पे आयुष्मान भारत, लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान मेरे देश के प्रधानमंत्री ने लिया। सर कल आपके कार्यक्रम में था, तेलंगाना के एक बड़े नेता मिले थे, केसीआर के स्वागत में थे, वो यशवंत सिन्हा जी आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति यही रही है, 2 साल तक किसान सड़क पे रहा है, 4 साल बाद नौजवान की वही स्थिति होगी। उनको ये भी पता नहीं है। उनको कहना चाहिए कि 2 साल तक किसान खड़ा नहीं रहा, किसान तो अपने जमीन पर खड़ा रहा, उसके रिजल्ट हैं। इस देश में जो उत्पादन हो, चाहे दलहन का हो, जितने भी किसानों का उत्पादन हो, वो बढ़ा है। दिल्ली का आंदोलन बढ़ा है, आंदोलन, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, किसानों के हितैषी नहीं है। ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। किसान इनसे पूछता है और मैं पूछता हूँ, आंकड़े आपके सामने हैं। किसान का जो उत्पादन शक्ति है वो बढ़ी है, किसान की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि किसान को सशक्त बनाना, तब और अब इनकी जो सरकारें रही हैं, जिनको ये समर्थन करते हैं और जो इनके पक्ष में बोलते हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये देखें ना, तब और अब कहाँ है देश? ये खड़े नहीं हो सकते हैं। इन्होंने देश के बारे में सोचा ही नहीं, किसान के बारे में सोचा ही, नौजवान के बारे में सोचा ही नहीं। ये केवल और केवल, यदि आपने 3 बोला तो मैं 6 जरूर बोलूंगा, आपको ठीक उल्टा बोलना है क्योंकि आपने बोला है। ऐसे देश खड़ा नहीं होता है। आप विजन बोलो, आओ ना, आपने सामने बोलो। मैं कह रहा हूं आप आओ ना, अब फिर बोलो। हम आपके सुझाव लेना चाहते हैं, क्या सुझाव है आपके पास? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विपक्ष को जनाधार मिला था, वहां जो कुछ हुआ वो भी तो कह रहे हैं कि इस पे भी कुछ बोल दें कि इसकी जरूरत क्या थी। नहीं, जरूरत क्या थी? कोई भी पार्टी अपना विस्तार करती है ना। अब ये यहाँ पर छोड़ देना, इनकी जरूरत क्या है इस सरकार को बनाए रखने की? या फिर यदि वो कह रहे हैं कि फिर दोबारा हमको सरकार में आना है तो इसकी जरूरत क्या है?
का मतलब ये है कि अपना जो विज़न है, आपका जो विचार है, जो पार्टी का राष्ट्र के लिए जो अपना उसका एजेंडा है, उस एजेंडे पर यदि सारे लोग आना चाहते हैं, आप तो तेजी से आ ही रहे हैं। आप देखिए ना, कहाँ 2 बीजेपी के 2 सांसद होते थे और आज पूरा देश बीजेपी में हो गया। और मैं कह रहा हूँ अगली बार तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आपने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, कई जगहों पर इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश भी करने के लिए एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाता है जो आपके विपक्ष के पास है, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो देश का शिक्षा मंत्री रहा हूँ, मेरे सामने तो कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया, और जिसने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया, उसके बाद उसका समाधान हुआ। कौन प्रदेश है जिसने विरोध किया, और किस बात का विरोध? देश की आज़ादी के बाद यदि सबसे बड़ी नीति और दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार हुआ तो वो NEP 2020 को लेकर के हुआ। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो और चाहे कैम्ब्रिज हो, दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों ने ये कहा है कि जो भारत की NEP 2020 बनी है वो पूरे वर्ल्ड के लिए गेम चेंजर का काम करेगी। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है, ये आज़ाद भारत के इतिहास में भारत को, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की बात की है, उस आज़ाद स्वर्णिम भारत की ये आधारशिला है जो मातृभूमि पर शुरू होती है और जो जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी होती है, और जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी की दृष्टि से देश से लेकर दुनिया में छाती है। वह है मेरी NEP 2020। देखिएगा पूरी दुनिया में फिर भारत विश्व गुरु के रूप में महकना शुरू कर देगा। वो है हमारी शिक्षा नीति, किसी ने विरोध नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी के लिए और ETV भारत के स्टूडियो आने के लिए। तो हमारे साथ थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 सालों के लिए मोदी का जो टारगेट है उत्तराखंड को जो बनाना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ युवाओं को जो दिशा देने की कोशिश बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने किया है, वो निश्चित तौर पर देश को नए विकास की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।